चलिए कर लेते हैं। देखो दोबारा से समझ लो, कह रहा है कि दो एरोप्लेन है, एक है एरोप्लेन ए जिसकी वर्टिकल हाइट कितनी दे रखी है 4000 मीटर, और वो कह रहा है एक अनदर एरोप्लेन है बी जो कि जस्ट वर्टिकली अबव द ए है, बिल्कुल ठीक इसके ऊपर है, और सेम पॉइंट से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला 45 डिग्री है और दूसरे वाले एंगल का एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। बात समझ आ गई? तो आपके पास दो ट्राइंगल है, एक तो है ट्राइंगल ये वाला, इसको नाम दे दो कुछ, यहाँ पे सी लिखो, यहाँ पे डी लिखो। तो पहले तो लो इन ट्राइंगल ए डी सी में, रितेश किसका फॉर्मूला लगेगा इन ट्राइंगल ए डी सी में? कौन सा एंगल है? 1045। क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ? AC अपॉन DC बेटा, बेस DC है। अब 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, AC कितना है तो DC आ जाएगा यहां से, सेम आ गया ना 4000 मीटर। आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे करण, कौन सा ट्राइंगल लेंगे अब? BDC। कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसमें? बोलो क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर कितना होगा, जैसे यहाँ पे AC लिखा था, BC यस अपॉन DC। 1060 की वैल्यू √3। BC में H आ रहा है प्लस 4000 आ रहा है, TC इटसेल्फ 4000 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, शिफ्टिंग एंड इफ नीडेड रेशनलाइज, इफ नीडेड आई डोंट नो कितना आ जाएगा यहां से 4000 √3 इज इक्वल्स टू H प्लस 4000। 4000 इधर गया और 4000 को ले लिया कॉमन, बचेगा √3 माइनस 1 और यही आपकी H की वैल्यू होगी। चेक द आंसर, यही है, यही है। क्वेश्चन समझ आ गया? नेक्स्ट लिखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 19। आदित्य पढ़ो। A man in a boat rowing away from a lighthouse 100 meter height takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 40 degree. स्टॉप। वो कह रहा है कि एक बोट है जो कि एक लाइट हाउस से अवे जा रही है, अवे बोले तो दूर जा रही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक लाइट हाउस बनाया वर्टिकली, वर्टिकली एक लाइट हाउस बना लिया। ये कितना है, इसकी हाइट कितनी दी हुई है 100 मीटर, और एक यहां पर बी बना ली बोट जो कि इससे अवे जा रही है, यानी कि बाहर की तरफ जा रही है। आप बोट इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, योर विश, ठीक है। अब बोट इधर जा रही है तो कुछ टाइम बाद वो यहां तक पहुंच गई, सपोज सी पॉइंट तक पहुंच गई बोट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि दोनों सिचुएशन में इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, बोट का एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हुई है तो नीचे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता तो ऊपर बनाते। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां तक, लाइट हाउस के टॉप वाले पॉइंट तक का चेंज होता है, कहां से कहां तक, चेंजेस फ्रॉम 30 to 60, राइट, 60 to 30 वॉट एवर इट इज। अब मुझे ये बताओ कि इसमें बी पे जो एंगल बनेगा और सी पे जो एंगल बनेगा, दोनों में से कौन सा 30 होगा, कौन सा 60 होगा? बी पे 30, बी पे 60। रीजन क्या है? क्योंकि दूर जाता है तो एंगल छोटा, जितनी दूर उतना छोटा एंगल, जितनी पास उतना बड़ा एंगल। समझ आ गया? ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, 2 मिनट लगते हैं इसको यहां से यहां तक जाने में, बी से सी तक का जो है वो यहां तक का टाइम दे रखा है, कितना 2 मिनट, ठीक है। और स्पीड निकालनी है बोट की टू फाइंड
स्पीड ऑफ बोट, क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का बेटे? यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो जो टाइम आपको दे रखा है वो बी सी डिस्टेंस के लिए दे रखा है ना, बी से सी तक जाने में बोट को 2 मिनट लगते हैं, तो डिस्टेंस में यहाँ पे कौन सा लूंगी? बीसी, और टाइम कितना लूंगी? 2 मिनट, है ना। और मिनट इंटू 60 कर दूंगी तो ये मीटर पर सेकंड में मेरे पास स्पीड आ जाएगी बोट की। मिनट ही बात। बोला है उन्होंने कि इन मीटर पर मिनट, फिर 60 से मत करना, तो मीटर पर मिनट में आ जाएगी। हाँ बेटा, तो ये मीटर पर मिनट में आ जाएगी। कुणाल तुम आगे आ जाओ बेटा, अब तो तू बेशक चाहे ऐसी बैठ जा आराम से, ठीक है। कंफर्टेबल? 3 बार परेशान किया मैंने तेरे को, सॉरी भाई। क्या मैडम ने पहले वहां बैठा दिया, अभी इधर बुला लिया, अभी इधर बुला लिया। ये देख रहा है सारा तेरे टेस्ट में से। नहीं कर रहा हूँ, मुझे ससुराल दिखेंगे गोरा में लग रहा है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे बताओ कौन कौन से 2 ट्रायंगल है और कौन सा रूल लगाओगे, तुम खुद करो। इस वाले ट्रायंगल में कौन सा रूल लगाओगे पुलकित? 1060। फॉर्मूला क्या लगेगा? AD अपॉन BD। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BD आ जाएगा। सॉल्व करके बताओ BD कितना आया। कर कर कर, ABD में, ABD से तुम्हें BD निकालना है। सॉल्व करके बता खुद से कितना आएगा। हंड्रेड अपॉन √3 आ रहा होगा। 100√3 अपॉन √3 से रेशनलाइज करेंगे। आदित्य रितेश का देख, ठीक लिखा है इसने? पुलकित, ठीक है। ये BD की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है? फॉर्म ट्राइंगल लेना है, कौन सा? ये बड़े वाला। कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे इसमें? tan 30 डिग्री का लगाओ जी। इस बड़े वाले ट्राइंगल में tan 30 डिग्री का फॉर्मूला, और सॉल्व करके CD निकाल लो। बड़े वाला ट्राइंगल लो, ACD, और tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाओ। tan 30 का फॉर्मूला हो जाएगा AD अपॉन CD, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। तो यहां से CD की वैल्यू आएगी तुम्हारी 100√3। यस, 100√3 आ रही होगी, ठीक है। अब तुम्हें तो BC डिस्टेंस निकालनी है ना, तो BC के लिए क्या लिखोगे? यस, अभी आपने ट्राइंगल ACD लिया था जिसमें आपके पास CD की वैल्यू 100√3 आ गई थी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? BC डिस्टेंस निकालने के लिए BD में से CD में से BD को माइनस कर देंगे। CD में से BD को माइनस कर देंगे, यानी कि 100√3 में से माइनस कर देंगे 100√3/3 को। बता सकते हो कितना आ जाएगा? 100√3 तो कॉमन ही आ गया, ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन 3 बचेगा। बचेगा कितना आ जाएगा? 2 हाँ, जिसको कि आप ये लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखो, यहाँ पे ये लाइन लिखो, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू दिस, और उसमें ये वैल्यू रख दो। तो 2 से तो 200 कट जाएगा, बचा हुआ तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू 200 अपॉन 3 इंटू √3 और अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 3 √3। लेकिन वो इसमें नहीं कह रहा, उसने √3 की वैल्यू दे रखी है, चेक करो कितनी दे रखी है √3 की वैल्यू? 1.732। तो जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 173.2 ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा। और बस 3 से डिवाइड कर दो, आंसर बताओ फाइनली। 19 का।
57.73 मीटर पर मिनट। सबका आंसर यही है। सादिक हो गया क्वेश्चन ये वाला? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 20। An aircraft is flying at a constant height with a speed of 360 किलोमीटर पर। बेटा एक बात सुन लो, जितने भी क्वेश्चन तुम्हें एरोप्लेन वाले मिल रहे हैं या जिसमें मान लो एरोप्लेन नहीं भी है, कोई बंदा ही चल रहा है और स्पीड टाइम ये चीजें दे रखी हैं, इन सब पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये बहुत आते हैं पेपर में, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हो गया। और इनकी लैंग्वेज पढ़ के पहले तो बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का है या हाइट एंड डिस्टेंस का है। मेरी बात समझ आ रही है? तो जितने भी ये स्पीड वर्ड वाले एरोप्लेन वाले क्वेश्चंस हो गए, ये सारे के सारे बोट वाले, अब बोट वाले आपने उसमें भी पढ़े अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में, तो इनकी लैंग्वेज पढ़ के एक बार को 1% पेपर में बच्चा एक बार कंफ्यूज होता ही होता है, 110% होता है। क्योंकि उस फर्स्ट टाइम में ये नहीं पता चलेगा आपको कि ये क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर का है। अब ट्रिग्नोमेट्री का है कि नहीं वो तो क्विकली पता चल जाएगा, एंगल दिया होगा, समझ आ रहा है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक का है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है तो वहां पे डिफरेंस कई बार नहीं पता चलता, तो इनकी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब है एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट विद स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड पहले लिख लो, स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर। कितनी हाइट पे उड़ रहा है ये एयरक्राफ्ट? हाइट निकालनी है, कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है से एच में, एच किलोमीटर पे। अब किलोमीटर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो इसलिए मैंने ये डिस्टेंस भी। और वैसे भी एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट ऐसे तो होते नहीं है कि 10-12 मीटर की डिस्टेंस पर उड़ जाए, है ना, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ऊंचाई पे होते हैं, है ना। काइट होती, बलून होता तो फिर भी मीटर में हो जाता, लेकिन एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, तो वो कहाँ होंगे? किलोमीटर की हाइट पे ही होंगे, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ elevation of the aircraft is at an instant was observed to be 45 degree। वो कह रहा है कि एक टाइम पे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है। आफ्टर 20 सेकेंड, अब ये एयरक्राफ्ट जो है वो एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, ये इन्होंने पहले ही बता दिया। इसका मतलब 20 सेकेंड बाद ये आगे की तरफ कहीं ना कहीं तो जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो सपोज आफ्टर 20 सेकेंड, सपोज एयरक्राफ्ट की पोजीशन ए से चेंज होकर के बी आ गई, अभी भी हाइट उसकी वही है, हाइट अभी भी h किलोमीटर ही है जितनी की दे रखी थी, समझ आया? तो अब उसका वो कह रहा है कि अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन गया? अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया? 30 डिग्री। इधर का भी चला सकते हैं। किधर जाके? इसलिए ये अगर अच्छा सोचो, ओके राइट, अगर ये इधर जाता तो सेम पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होना था कि ज्यादा होना था? ज्यादा होना था। अब पता चल गया कि एरोप्लेन आगे ही क्यों गया, क्लियर हो गया, समझ आ गया कि एरोप्लेन अगर इधर जाता तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से ज्यादा बनना था, लेकिन अब एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, 45 से कम होकर के 30 रह गया। वो कब पॉसिबल है? जब एरोप्लेन दूर जाएगा हमारी आंखों से, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई? तो अब जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुझे ये बताओ, जितनी ये ए बी डिस्टेंस है और जितनी ये वाली डिस्टेंस है, दोनों सेम होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। तो मैंने इसको अगर ए बी लिखा और इसको मैंने सी डी लिख लिया, और यहां पर मैं देख रही हूं, यहां पर मेरी आईज है तो मैंने ई लिख दिया, तो ए बी और सी डी दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और किससे दिए जाएंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? यस, स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि स्पीड मुझे पता है, टाइम उन्होंने दे रखा है ना। अब जरा ध्यान देना, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में,
और टाइम दे रखा है सेकंड में, तो टाइम को भी आपको किस में लेना पड़ेगा, आर में लेना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चे नहीं ध्यान देते। ठीक है, तो जो आपने स्पीड लिया वो कितनी है, 360 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम आपको किस में लेना पड़ेगा, 20 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, और फिर एक और बार आर में बदलने के लिए एक और 60 से डिवाइड। तरीका समझ आ गया? बता सकते हो कितना आएगा ये? 2 किलोमीटर आ जाएगा। 20 से 20 कट जाएंगी, 6 6 से 36 से 36 कट जाएगा, 2 बचेगा। यहां तक कोई भी समस्या हो तो दोबारा पूछ सकते हो, यहां तक करना पहले जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अब ए बी और सी डी, इसकी पूरे की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। इसको मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 डाल दिया, क्योंकि ये मेरे को जरूरत पड़ेगी। अब मैं कुछ भी नहीं लिखूंगी, मैं जस्ट आपको गाइड करूंगी। ठीक है, आपने पहले कोई भी जो तुम्हें ट्रायंगल लेना वो ले लो, तुम्हारी मर्जी। चाहे ये वाला ले लो जिसमें 45 एंगल आ रहा है, और चाहे ये ले लो जिसमें 30 डिग्री आ रहा है, तुम्हारी मर्जी। मैंने बताया था, हमेशा याद रखना, अगर 45 डिग्री एंगल दे रखा है तो पहले वो ट्रायंगल लेना जिसमें 45 डिग्री आ रहा है। समझ गए? तो पहले कौन सा ट्रायंगल लोगे, लिखो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी ई में, इन ट्रायंगल ए सी ई पुलकित कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लिखो, इन ट्रायंगल ए सी ई tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, क्या लिखूं आगे, ईसी या सीई। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ए सी कितना है, h, और सीई कितना, पता नहीं, तो यहां से सीई की वैल्यू h आ गई, इसको डाल दी सेकंड इक्वेशन। अब ले लो ये वाला ट्रायंगल, और यहां से मुझे ई डी निकाल के दिखाओ कितना आएगा। क्या नाम लिखोगे इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल बी डी ई, इन ट्रायंगल बी डी ई में, इन ट्रायंगल बी डी ई में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी अपॉन ई डी, और ये 1/√3 है, और ये h है, और ये ई डी है, तो ई डी मेरे पास कितना आ जाएगा, h√3। ठीक है, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब मुझे बताओ, इसमें और इसे प्लस करके पूरा का पूरा ईडी बन रहा है, तो आपका h की वैल्यू कहां से निकल जाएगी, ईसी प्लस सी डी इज इक्वल टू ई डी से। तीनों डिस्टेंस है तुम्हारे पास, वैल्यू रख दो। ईसी कितना है, h, सी डी कितना है, 2, और ई डी कितना है, h√3। क्या करेंगे अगले स्टेप में, इस h को इधर ले जाएंगे और h कॉमन ले लेंगे, अब √3 - 1 कहां जाएगा, और अब रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे,
नीचे √3 का स्क्वायर 3 -1, 2 से 2 कट जाएगा, √3 + 1 यूनिट इज किलोमीटर। आंसर देखो √3 + 1 एज इट इज दिया है या √3 की वैल्यू रखी है? दे रखी है, क्वेश्चन में अगर दिया तो रखेंगे, हाँ दिया तो फिर रखेंगे। कितना आ जाएगा? 1.732। वेट 2 बार डेसिमल लग गया। गौरव तो सुधरेगा नहीं ना, तो 2.732 किलोमीटर। वर्ड्स में क्या लिखोगे? द कांस्टेंट हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन, जो भी वर्ड है, द कांस्टेंट हाइट ऑफ एरोप्लेन इज 2.732 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। ओम क्वेश्चन पढ़ो। स्टॉप। आपने देखा है कभी मंदिर के ऊपर झंडा लगा होता है? अब मंदिर की भी तो अपनी कुछ हाइट है ना, और झंडे की भी अपनी कुछ हाइट है। वैसा ही क्वेश्चन है कि एक आपका 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टफ है विच इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी कि अगर यहां से लेके यहां तक आपके पास टावर है, ए से लेकर के बी तक, तो इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है जिसकी हाइट 7 मीटर दे रखी है अप टू सी तक। इतना समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट लाइन पढ़ो। From a point on the ground, the angles of elevation of the top and the bottom of the flag staff are 45 degrees. फ्लैग स्टफ का, अब मुझे बताओ फ्लैग स्टफ का ये क्या चीज है? दिस इज द टॉप ऑफ फ्लैग स्टफ। और ये क्या चीज है? दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज द बॉटम ऑफ फ्लैग स्टफ। अब आप ये देखो, जो बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टफ है वो इसकी जगह वर्ड क्या यूज करते हैं, कर सकते हैं, टॉप ऑफ द टावर। एक ही बात हुई, जो टावर का टॉप है वही फ्लैग का बॉटम है कि नहीं? तो क्वेश्चन में, इसी सेम क्वेश्चन में इतना सा चेंज वो कर सकते हैं कि चाहे वो कह दें बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टफ, चाहे वो कह दें टॉप ऑफ द टावर। एक ही बात हुई। कितना कितना दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन? एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से मिलाना है इसको। कितना दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन? 45 डिग्री, 30 डिग्री। अब इसमें कौन सा 30 होगा, कौन सा 45 होगा? तुम खुद समझदार हो। ये छोटे वाला है 30 होगा, और ये बड़े वाला 45। अब तुम्हें पता चल गया दो ट्रायंगल कौन कौन से लेके चल रहे। क्या पूछ रहा हो? फाइंड द हाइट ऑफ टावर पूछ रहा होगा पक्का। और ये तो नहीं पूछा एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। बस 1 प्लेस ऑफ डेसिमल पूछा है। हाँ बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, करो जी। और ये 2020 में आया हुआ है, स्टैंडर्ड वाले पेपर में, इंपॉर्टेंट है। अब पता चल गया रितेश कौन कौन से दो ट्रायंगल लोगे, बता दे। पहले कौन से वाला लेना है? पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? किस में आ रहा है 45 डिग्री? सी, हाँ बी, और इसको नाम दे दो बी। यस, तो पहले ले लो ट्रायंगल सी बी डी में, इन ट्रायंगल सी बी डी फॉर्मूला tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CB अपॉन DB। अब tan 45 1 होता है तो यहां से CB इज इक्वल टू DB आ जाएगा, विच इज इक्वल टू H प्लस 7, है या नहीं? ये देखो यहां से यहां तक 7 है, नीचे तक H है, तो 7 प्लस H हो जाएगा। तो आपके पास BD की वैल्यू भी कितनी आ गई? हाँ, BD इज इक्वल टू CB आ जाएगा H प्लस 7। कैसे आया था ये? फ्रॉम ट्राइंगल CBD से।
खुद करने के बाद, डायरेक्ट नहीं लिखना, करके दिखाना, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे? एडीबी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ए बी की वैल्यू कितनी है? h, और डी भी आप अभी ऊपर निकाल चुके हो। क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉमन वैल्यू भी रखो, √3 की डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर कह रहा है, सॉल्व करके बताओ। बेटे ये वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है? तो आपने फॉर्मूला लगाया होगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CB अपॉन DB, लगाया था। और tan 45 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो DB और CB सेम आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। अभी 1 डेसिबल तक का है तो √3 की वैल्यू 1.7 होगा। नहीं, पूरी लेनी है, 2 डिजिट तक लेनी है। 1.73। पहली बात तो जब वो डेसिमल में आंसर चाहते हैं ना, तो उस केस में वो क्या करते हैं, √3 की वैल्यू देंगे आपको क्वेश्चन में। अब इसमें नहीं दी तो आप खुद से रख रहे हो, पर पेपर में देंगे। स्टिल याद रखो 1.732 होता है। अगर डेसिमल के 1 प्लेस तक लेना है तो आपको 2 प्लेस तक वैल्यू देनी पड़ेगी। 10 नंबर तो तेरे बार बार पीछे मुड़ने का घट गया। अरे वो पूछा कितना रह गया? पूछ रहा था मैं पूछा था कि चीज पड़ी है क्या? अच्छा, देख क्वेश्चन मैं बड़ा पढ़ दूं? अजीब सा है। कौन सा? 18 अभी नहीं पढ़ा मैंने स्टडी इस टाइम देखो 10 मिनट रह गया। वैसे एक्स्ट्रा टाइम दे देना पड़ा था। तू 2 घंटे में चाहे पेपर अच्छा कर, लेकिन आज तो वैसे भी इसने एक्स्ट्रा फीस देके जानी है। आज तो मैं एक्स्ट्रा टाइम दे ही सकती हूँ। 200 एक्स्ट्रा दे। 2000 लूंगी मैं इस बार से। एक्स्ट्रा ना, टोटल। मैं समझ एक्स्ट्रा 2000 लोगे। लुटवा दे तू अगले को, कहेगा अच्छा मैं लेट करा। तो रोज 8 मिनट खोल देगा। हाँ जी, हो गया। बताओ कितना आया है? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करी होगी। 9.6। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h+7 की 1 में होगी, h+7 आएगा, इधर h√3 आएगा, h कॉमन आ जाएगा, तो √3 - 1 और यहां रह जाएगा 7, तो h की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन √3 - 1। और रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सही। तो कितना आ जाएगा जी? 7/2। और अब वैल्यू रख दो। तो 95.5 नहीं होगी, 9.55 आता, 9.6 होती। हाँ, राउंड ऑफ करते हैं। कुणाल, तेरे को पता है जब बच्चों के टेस्ट में नंबर कम आते हैं ना, तो मैं उन्हें यही बैठा करके वो कराती हूँ, करेक्शंस। और तेरे को तो पता होगा, तू तो 11th में यही था। तो अच्छा है, उसको नंबर बताएंगे कितना अच्छा गया बेटा जी। हाँ जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट मूव टू 22 क्वेश्चन। पढ़ो बेटा। पुलकित, पढ़ बच्चे। ओके, एंड द angle of fracture of the top of the first bone as seen from the top of the second bone is 30 degrees. हाँ, If the height of the second bone is 24 and the find the height and such a हाँ, तो इसका मतलब दोनों पोल की हाइट जो है वो अलग अलग है।
दोनों पोल की हाइट अलग अलग है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उनके बीच का कितना दे रखा है आपको। अब मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन एक बार कैसे आया था, इन्होंने दिया कि इफ द हॉरिजॉन्टल एंड जो ऊपर टॉप के बीच की डिस्टेंस है वो दे रखी थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं सच बता रही हूं। उन्होंने ना ये डिस्टेंस भी दे रखी थी और ये वाली डिस्टेंस भी दे रखी थी, ठीक है, और छोटे वाले पोल की हाइट दे रखी थी और ये दे रखा था ये वाला एंगल, और बड़े वाले पोल की हाइट पूछ ली थी। अभी दूंगी मैं तुम्हें, शायद आ भी जाए अगला क्वेश्चन हो ऐसा ही। तो अब यहां पर क्या है, दो पोल की आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी है, कितनी 15 हॉरिजॉन्टली दिया ना, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड पोल इज 30 डिग्री। एंगल कैसा दे रखा है, एलिवेशन या डिप्रेशन? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनता है, ऊपर से नीचे तक बनता है। अब ऊपर से नीचे तक कब बनेगा, जब आप बड़े वाले पोल से देख रहे हो। इतना समझ आ गया ना, समझ आ गई। तो यानी जब आप बड़े वाले पोल से देख रहे हो तो नीचे वाले पोल का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है आपको, 30 डिग्री, ठीक है। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल, ऑफ द फर्स्ट पोल, किसका टॉप है, टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल। इसका मतलब ये कौन सा पोल हुआ, फर्स्ट पोल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल, यानी कि जहां से देख रहे हैं, तो ये कौन सा पोल हुआ, सेकंड पोल, इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ आया कि नहीं। इफ द हाइट ऑफ सेकंड पोल इज 24, यानी कि ये वाली जो हाइट है ए बी, वो आपको 24 दे रखी है, और क्या पूछा है, सी डी पूछा है। डी बी कितना दे रखा है, डीबी कितना दिया है, 15 मीटर। यहाँ से तो खींच सकते हैं, स्टेपलर कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। भाग लीजिएगा, अब हम दिया ही ना उन्होंने से। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। आप जरा ध्यान देना, अब यहाँ पे 30 डिग्री डिप्रेशन अगर एंगल का दे रखा है तो मुझे उसको तो नीचे लाना है ना। तो आप देखना बच्चे गलती क्या करते हैं, समझो, ये 30 लिया है ना, बच्चे ना इस पूरे को ऐसे 30 डिग्री लिख करके आ जाते हैं। करी तो नहीं ना तुमने ऐसी गलती, क्या करना था, लाइन खींची, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और इसको 30 लेना है। और क्या पूछ रहा है वो, सी डी की लाइन पूछ रहा है, उसको लेट कर लेंगे, लेट सी डी इज इक्वल टू एच। और ये आपने जो परपेंडिकुलर डाला है इसको ई पॉइंट डालो और फिर लिखो जितना सी डी है उतना ही बी ई होगा, यानी वो भी एच होगा, होगा कि नहीं। अगर आपने यहां से परपेंडिकुलर डाला है, इसका मतलब ये वाली साइड तो इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके साथ इक्वल होगी, रेक्टेंगल बनेगा ना वाला पार्ट, है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि ए ई कितना रह जाएगा, 24 माइनस 24 माइनस एच। क्यों, क्योंकि ये जो 24 है वो यहां से यहां तक का है। आपने इसको 24 को लिख करके ना ऐसे निशान लगाना है और फिर यहां पर इसको एच लिख करके ऐसे निशान लगाना है, तो आपको पता चल जाएगा कि 24 कितना है और एच कितना है। गॉट इट और नॉट। आपने 17 में क्या करेक्शन आई थी, फर्स्ट पार्ट में डाल बस, और उसमें 17 में मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट ना कट कर दो, वो सेम है। तो वो मतलब समझ में तुम्हें फ्री के दे दी 2 नंबर ना। हाँ जी, इतना समझ आ गया।
तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये ऊपर वाला, ये आपके पास कितना आ गया 24 माइनस h। इसको डायग्राम में लिख लो जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि सारा खेल देखो दो चीजों का है इस पूरे चैप्टर में, दो मेन चीजें हैं। ये क्वेश्चन करने आसान है, बहुत आसान है, कैलकुलेशन तो बहुत ही ज्यादा आसान है। एंड आई थिंक अब तक तो तुम्हें 10 की तीनों वैल्यूज रट भी गई होंगी, होगी नहीं होगी याद? 10, 30 डिग्री, 45। सबसे पहली चीज जो सबसे मेन टास्क है जो आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, क्या? क्वेश्चन पढ़ के आपको उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है? जब भी आप टेस्ट की भी तैयारी करोगे तो कैसे तैयारी करनी है? आपने डायग्राम को बना के प्रैक्टिस करनी है। क्या आपको क्वेश्चन पढ़ के उसका डायग्राम बनाना आ गया कि नहीं आ गया? दूसरी चीज आपको क्या प्रैक्टिस करनी है कि उसमें से कौन से राइट एंगल ट्रायंगल को आपने कंसीडर करना है, बिकॉज ओनली राइट एंगल ट्रायंगल यू हैव टू कंसीडर। क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के हमारे फॉर्मूलाज हैं, साइन, कॉस, टेन, वॉट एवर इट इज, वो सारे के सारे किस में लगेंगे? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। बात समझ आ गई? अब मुझे बताओ इसमें कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है जो तुम्हें लेना है? एक ये और ये, और तो कुछ नहीं दिया ना इसमें? हाँ बस यही दिया है, ये लो जी। अब ये जो आपने लिखा था ना कि सीई इज इक्वल टू डीबी, सीई, अच्छा अभी लिखा नहीं है, सीई उतना ही होगा जितना डीबी है, यानी कि 15। करण बोल क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल एईसी, वेट, इन ट्राइंगल एईसी में, करण दरवाजा बंद कर दे बेटे, बोलो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा AE अपॉन CE, लिखो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AE अपॉन CE। लिख लिया? लिख लिया सबने? अब AE की जगह क्या लिखोगे? 24 माइनस h। CE की जगह क्या लिखोगे? और tan 30 डिग्री की जगह क्या लिखोगे? करो क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व करो और आंसर बताओ। 15.54 मीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22 में रूट 3 की वैल्यू भी दे रखी है गुरुजी। 15.34 मीटर। 15.34, यस। गौरव मैं उसको कह रहा हूँ कि कितना कुछ ना बोल। रूट 30 की वैल्यू निकालने के बाद भी आपके पास h जो आया होगा वो 15.34 आ रहा होगा। जस्ट चेक। रूट 3 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1.73, 2 भी दे रखा है, लो ठीक है जी। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। 2 मिनट में हो जाएगा। 23 ईशान भी क्वेश्चन पढ़ो। तुम एक बात कंसीडर नहीं बिल्कुल नहीं करनी। हल्की एक बात नहीं। A statue A statue 3 meters tall stands on the top होगी मेरी बात। from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees, and from the same point, the angle of elevation to the top of the pedestal is 30 degrees. Find the height of the pedestal and its distance from the point of observation. पेडिस्टल और स्टैचू का क्या मतलब है? पेडिस्टल मतलब बेस और स्टैचू मतलब जो उसके ऊपर स्टैचू है। जैसे आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख लो या कोई भी आपने स्टैचू देखा होगा, तो उसके नीचे एक बेस होता है, वो बेस की भी अपनी कोई ना कोई हाइट होती है ना? तो ये जो बेस है ना, दैट इज बेसिकली पेडिस्टल। और इसके ऊपर यहां से यहां तक ये क्या चीज है? स्टैचू। A, B और C। बात समझ आ गई? और स्टैचू की हाइट कितनी दे रखी है? स्टैचू की दे रखी है हाइट आपको 3 मीटर, यहां से यहां तक। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है,
ग्राउंड नीचे ही होगा ना, जहां पर पेडिस्टल खड़ा वहीं पर ग्राउंड होगा, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू, यहां से स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, अब इसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, अब पेडिस्टल का टॉप ये है, इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो हाइट ऑफ पेडिस्टल को क्या लेट कर लिया, h, ठीक है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्राउंड, यानी कि ये भी पूछ रहा है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसकी डिस्टेंस, और इसको लिख दिया डी पॉइंट। फुल के तुम बताओ कौन कौन से दो ट्रायंगल लोगे यहां पे, इन ट्रायंगल ए डी और सी, ए डी सी पूरा लेना है ना। लिखो इन ट्रायंगल लिख दो, दूसरा वाली B हाँ, और दूसरा ट्रायंगल आएगा बी डी सी। खुद से करो, एच भी निकालना है, एक्स भी निकालना है, दोनों निकालना है, दोनों निकालो, चेक कराओ और घर को जाओ। ठीक है, जल्दी से कर दो, जिसका ट्यूशन है वो जरा थोड़ा और ज्यादा जल्दी कर दो। रितेश कहां टकरा बेटे, बोल चल। इन ट्रायंगल एडीसी, जब तू पेन ऐसे करता है ना, मेरे को समझ आ जाता है कि अब इसको समझ आना बंद हो गया है ना। एडीसी में पहले तू बता, एडीसी ट्रायंगल में एंगल जो है वो 30 डिग्री है बेटा, चेक कर। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। हाँ, तूने यही गलती करी थी ना। आगे क्या लिखूं बता, बोल। एडी परपेंडिकुलर AC अपॉन BC, ऐसे पढ़ा कर देख, अपनी नजरों को ऐसे चलाया कर। तुझे ये लाइन लिखनी है, इसका ये पॉइंट पढ़ ले, इधर देख, ये पॉइंट पढ़ा, नीचे आए, ये पॉइंट पढ़ा, क्या नाम आ गया, AC। अब तुझे ये लाइन पढ़नी है, क्या नाम पड़ेगा, वैल्यू रख दो। AC 3 + H है, DC X है। और BDC में क्या आ जाएगा, रूट क्यों लगाया मैंने, X है। अब ये वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं X की जगह, X की जगह रखा मैंने H√3 और एक √3 पहले से था, खुशी कितना हो जाएगा, √3 × √3 3H। शिफ्ट करा तो H की वैल्यू 3/2 मीटर आ जाएगी या नहीं। थ्री बाई टू इज 1.5 मीटर। तो ये तो आ गई आपकी हाइट ऑफ पेडेस्टल। बोलो समझ आ गया। और इस वैल्यू को अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं, पुट वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन 2, तो X कितना आ जाएगा, 2.6। H की जगह 1.5 √3 1.5 इंटू √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73।
और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो बेटा जी ये देखो बेसिक वाले पेपर में आया हुआ है 2025। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे यू मस्ट हैव 2.6 मीटर। तो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज एक्स? द डिस्टेंस ऑफ from the foot of pedestal. Got it? Easy? बाकी का कल करेंगे। जितना आज समझाया है उसकी घर पे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है? क्योंकि मेन डायग्राम है, जिसको डायग्राम बनाना आ गया फिर उसके लिए इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ओके, सी यू टुमारो।